हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, जिसमें आप पढ़ चुके हो पहला, दूसरा और तीसरा लेसन, यानी वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हो और वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हो, वैद्युत विभव। ये 3 लेसन अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको ये मत परेशान होइएगा, एनसीईआरटी बुक में पहला और दूसरा लेसन जो है यानी वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत फ्लक्स एक माना गया, तो एक है उसको। इसके बाद वैद्युत विभव तथा संधारित्र, यानी जो हम लेसन ये पढ़ाने जा रहे हैं संधारित्र तथा परावैद्युत, ये एक माना गया। तो इससे आप ना समझ में आप इतना परेशान मत होइएगा, बस हम ऐसा आपको पढ़ा रहे हैं अलग अलग करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए और बहुत ज्यादा लेसन बड़ा भी ना होने पाए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ चुके। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संधारित्र तथा परावैद्युत होता क्या है, और लेसन हमारा कितना है, 4 है। अब लेसन 4 में, तो लेसन का नाम क्या है, संधारित्र तथा परावैद्युत। तो अभी तो हम संधारित्र के बारे में भी कुछ नहीं जानते, परावैद्युत के बारे में भी कुछ जानते ही नहीं। हम तो जानते, बट आप कभी पढ़े तो हो नहीं हो। अगर कॉलेज में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत जान गए होंगे, लेकिन और आपने कहीं जाना नहीं है। तो हमारा लेसन का नाम है संधारित्र और तथा परावैद्युत। जब परावैद्युत धीरे लास्ट में पढ़ते चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परावैद्युत ये थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, अगर आप जानते होंगे तो ऐसे लिखते हैं परावैद्युत, ठीक। वो इस तरह बना हुआ है, क्योंकि फॉन्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे आप टेंशन ना लो। अब हमें पढ़ना है सबसे पहले चालक। अब हम चालक किसे कहते हैं, चालक किसे कहते हैं, आपको परिभाषा मालूम होगी। नहीं मालूम होगी तो आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा था वैद्युत, तो चालक आपको बताया गया होगा। तो सबसे पहले हम चालक पढ़ते हैं। तो चालक की डिफिनेशन क्या होगी, तो चालक बताइए क्या होगा। यानी वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा को सुगमता से प्रवाहित किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, उसे या उस वस्तु को, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। चालक कहते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होते हैं उसे चालक कहते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हो कि यानी वह पदार्थ, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होता है, चालक कहलाता है। चालक कहलाता है। अब कौन कौन से हैं चालक, उदाहरण में ले लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण की बात करते हैं, तो सभी धातुएं चालक होती हैं। क्या होती है, सभी धातुएं चालक हैं। सभी धातुएं चालक हैं। इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम बात करें, सोना और क्या हो, चांदी हो और तांबा हो, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम हो और जिंक हो, जस्ता जिसको बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं। जिसको जस्ता, और बहुत सारे, जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ, सूखी
गीली लकड़ी हो जाए, जल हो जाए, ये सब क्या होते हैं, चालक होते हैं जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित होते हैं। यानी वे पदार्थ जिसमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो या वैद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होता, उसे चालक कहलाते हैं। ठीक, आप समझ चुके होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ। अब कुचालक क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं। कुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। अचालक या विद्युत रोधी, अचालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो क्या हो, जिसमें धारा का प्रवाह ना हो, अर्थात आवेश का प्रवाह ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण आप देखो, तो उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले अभ्रक। अभ्रक लकड़ी होगी, वो भी कैसी, सूखी लकड़ी, लिख देते हैं सूखी लकड़ी। और क्या होता है, प्लास्टिक होता है। और क्या होता है, कांच होता है। लोहा नहीं होगा, नहीं सोचो लोहा, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया। तो ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, तो वो क्या अचालक कहलाते हैं। तो ये आप अचालक समझ चुके हो परिभाषा। अर्धचालक नहीं पढ़ना है, इसमें केवल चालक और अचालक पढ़ना है, अर्धचालक नहीं पढ़ना है। जब अर्धचालक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसको आपको बताएंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आसानी से समझ लो। शुष्क वायु भी होता है और रबड़ भी होता है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम पढ़ते चालकों मुक्त तथा बद्ध आवेश क्या होते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है बद्ध, ऐसे लिखेंगे बद्ध आवेश। तो ऐसे लिखा, बस ये दाग है इसमें, तो ये दाग ऊपर चला जाएगा, बद्ध आवेश। अब आपको सबसे पहले हम क्लास 11th में ले चलते हैं। क्लास 11 तो पढ़े ही होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट होगा नहीं पढ़ा होगा, वो भी कहेंगे रसायन विज्ञान जरूर पढ़े होंगे, जिसमें आप परमाणु संरचना पढ़े होंगे। कहोगे हाँ सर पढ़े हैं, लेकिन उसी को हम आपसे थोड़ा और रिवाइज करके पढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि हमें क्या करना है, पढ़ना है चालकों मुक्त तथा बद्ध आवेश। जब तक आप केमिस्ट्री नहीं थोड़ा सा जानोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में, प्रत्येक लिख के बताएं कि समझाते हुए चले जाएं। चलो हम लिख के थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहले देखो कि यही कहा गया था, प्रत्येक पदार्थ छोटे यानी परमाणुओं से मिलकर बना होता है, या छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कंफर्म है। परमाणु गोला के आकार का होता है, ये भी कंफर्म है। तो हमने एक परमाणु ले लिया। अगर परमाणु ले लिया जाए तो वो क्या होगा, अगर एक परमाणु ऐसे ले लिया इसमें, तो ये परमाणु कैसा है, गोले के आकार का होता है। और परमाणु के नाभिक पर धनावेशित भाग होता है। कहोगे जी हाँ, धनावेशित भाग होता है। और धनावेशित भाग के चारों ओर, यानी धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, परंतु प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। और जितना आवेश किस पर, प्रोटॉन पर होता है, उतने आवेश किस पे, इलेक्ट्रॉन पर होता है। इसीलिए परमाणु क्या है, उदासीन है। यानी अगर कहा जाए जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इसमें परमाणु पर, उतने ही क्या होते हैं, नाभिक में धनावेशित होते हैं, जिसके कारण परमाणु क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो परमाणु क्या है, उदासीन है। बट आपने यही सुना कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो अगर हमने कहा कि ये इस पे क्या है, प्लस चार्ज है,
ये ऐसे प्लस चार्ज है, इस पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे परिक्रमण कर रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में। तो आपने पढ़ा होगा बोहर-बरी का नियम। बोहर-बरी ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन का वितरण उनमें ऊर्जा यानी अलग अलग ऊर्जाओं के करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। 2n² आपको बताया, तो n बराबर 1 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो दूसरे में कितना हो सकते हैं, इन्होंने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन दिखा दे, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब तीसरी कक्षा में बात करें, वो तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन। इस कक्षा में कितने 2 इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे हैं, या 3 मान लो कर रहे हैं। आपने पढ़ा था कूलाम का नियम, क्या बताया गया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R², ये पढ़ा था। तो कूलाम के नियम से यहां पर जो ये धनावेशित भाग है अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच जरूर बल कार्य करेगा। तो अगर हम पहली कक्षा की बात करें, यहां पे देखो R1 मान लिया जाए, तो इनके बीच की दूरी क्या है, छोटी है, छोटी है ना। तो ये क्या कहता है, F अनुक्रमानुपाती कितना है कि 1/r²। जिनके बीच की दूरी कम होगी बल अधिक होगा। तो जो नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं तो उन पर क्या होगा, अधिक बल लगेगा, लगेगा कि नहीं, क्योंकि अगर हम बल मान लें F1 क्या होगा, सबसे प्रबल होगा। क्यों, अगर ये बल लग रहा है इस पर, सपोज कर लो इस पर बल कितना लगा, F1 लगा, F1 ये तो प्रबल बल हो गया। फिर कोई दूसरा, अगर दूसरी कक्षा की बात किया जाए तो ये R2 हो जाएगा। तो देखो R2 ग्रेटर देन कितना, R1 होगा यहां पर। तो R2 ग्रेटर देन, इसमें क्या है, तो देखो R2 अगर बड़ा होगा R1 से तो लिख सकते हो F1 ग्रेटर देन कितना, F2 हो जाएगा। यही कहोगे कि F1 का मान जो होगा F2 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि इनके व्युत्क्रमानुपाती है, जब दूरी कम होगी तो बल का मान अधिक होगा, जब दूरी बढ़ जाएगी तो बल का मान कम हो जाएगा। तो यही इसमें कहा गया कि दूरी यहां कम थी तो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा उसमें अधिक प्रबल बल था, जिनके कारण यहां पे, तो दूसरी अगर इस कक्षा में आ गए तो और आ जाए। हम यही कहें कि आगे फिर आ जाए तीसरी कक्षा के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स था तो सपोज कर लो इस तीसरी कक्षा के लिए तो R3 होगा। तो आप क्या कहोगे कि ये क्या होगा, R1 लेस देन R2 होगा, लेस देन क्या होगा, R3 होगा। ये तो कहोगे R1 का मान R2 से बड़ा होगा, यानी R1 का मान R2 से छोटा होगा और R2 का मान R3 से छोटा होगा। तो जिसकी दूरी जितनी ही कम होगी, यानी कहोगे F1 ग्रेटर देन F2 होगा और ग्रेटर देन कितना होगा, F3 होगा। यही तो कहोगे। बल क्या, दूरी इसमें बढ़ रही है तो बल का मान क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो F1 का मान सबसे अधिक होगा तो यहां पर, और इसके बाद दूसरे पे F2 का मान उससे थोड़ा कम होगा और इनके बीच जो आकर्षण का बल होगा और कम हो जाएगा। तो आपने देखा नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहे थे, उनके पास वाले, नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन प्रबल वैद्युत बल से बंधे होते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स है चौथी कक्षा में परिक्रमण कर रहा हो तो परिक्रमण करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो R4 होगा। तो R4 हो जाएगा तो ये और बड़ा होगा, तो आप कहोगे ये बल कितना हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है उसमें क्या होगा, बल क्या हो जाएगा, बहुत क्षीण बल लगेगा, यानी वैद्युत बल क्या हो, बहुत क्षीण होगा। बहुत क्षीण होने पर ये क्या होते हैं, किसी पदार्थ में जब रखे हुए होते इलेक्ट्रॉन तो उसी पदार्थ में ये क्या भ्रमण करने लगते, क्योंकि इसी पदार्थ में कोई इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत दुर्बल बल से बंधे होते हैं, अर्थात क्षीण बल से बंधे होते हैं। तो सामान्य ताप पर, सामान्य ताप का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करते हैं, जो पदार्थ होता है क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक का मतलब हो जाएगा जैसे हमने कोई पदार्थ कहा तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है तो ये ऐसे अपने आप से घूमते रहते, इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए, जहां मर्जी कहता है वो घूमते रहते हैं। तो इन पे घूमते रहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है,
मुक्त इलेक्ट्रॉन से, यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। 23 में कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है? क्योंकि ये बहुत क्षीण बल से बंधे होते हैं और सामान्य ताप पर क्रिस्टलीय जालक यानी पदार्थ में ये भ्रमण या घूमते रहते हैं, इसीलिए इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमें पढ़ना था चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा बद्ध आवेश। ठीक, तो अभी आगे हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो चलो थोड़ा सा लंबा कहो लिख दे या छोटा लिख दे? छोटा लिख दे, लंबा क्या लिखेंगे बहुत ज़्यादा। तो लंबा लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, इससे छोटी परिभाषा बन लिखते हैं। क्या होगा? किसी पदार्थ के, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ के भीतर स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ये हो गया। ये कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करे, यानी किसी भी परमाणु होता है तो ये बाह्यतम कक्षा में क्षीण बल से बंधे होते हैं, तो सामान्य ताप पर ये क्या होते हैं? किसी पदार्थ में मुक्त रहते हैं, जिसमें क्या जैसे गैस के अणु होते हैं वैसे ये गति करते रहते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बद्ध इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? क्योंकि मेरे पास एक और हेडिंग इसी में है कि बद्ध इलेक्ट्रॉन से या बद्ध आवेश से क्या समझते हैं। तो आप ही कहोगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से छोड़कर चला गया, जब छोड़कर चला गया तो उस पर क्या एक धनावेश दे देता है। तो देखो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर चला जाता है तो उस परमाणु पर एक क्या कर देता है? धन आवेश, या ऐसे कह सकते हैं उस परमाणु पर एक स्थिर धन आवेश दे देता है। ये धन आवेश क्या होते हैं? कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन जा सकता है, गति कर सकता है, लेकिन धन आवेश जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाता है। तो इसी को हम धन आवेश को आयन कहते हैं तथा धन आवेश को आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। यानी जो धन आवेश होता है इसी आयन कहते हैं। अब ये क्या होता है? किसी परमाणु से बद्ध हो जाता है कि नहीं, यानी यह आवेश, यह धन आयन या धन आयन परमाणु से
परमाणु से बद्ध, बद्ध, बद्ध लिखा हुआ है, बद्ध होता है परमाणु से क्या होता है, बद्ध होता है, होता है, अतः इसे क्या बोलते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। देखो अभी तक मानना था इसमें कि जो वैद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण, बद्ध आवेश तो अपने स्थान पे। अगर हम आपसे पूछ लें, चलो एक हम एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, क्या Na, अगर आपसे पूछा जाए इसका कितना 23 ऐसे होता है, तो आपसे पूछें प्रोटॉन कितना है, तो आप बताओ प्रोटॉन कितना, कहोगे 11, इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो आप कितना 11, और न्यूट्रॉन निकालो तो कितना होगा, अगर न्यूट्रॉन निकालें तो 23 में से 11 घटा दो, 23 में से 11 घटा दोगे तो कितना 12 आ गया, समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो अगर हमने कहा Na प्लस, Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आपसे पूछा जाए तो आप प्रोटॉन बताओ कितना होगा और इलेक्ट्रॉन्स बताइए, और फिर इसके बाद न्यूट्रॉन्स बताइए कितने होंगे। तो देखो किसी परमाणु से कभी भी प्रोटॉन नहीं जाता, तो इस पे 11 था तो 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परमाणु ये होता है, मतलब P बराबर Z बराबर E होता है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन किसी परमाणु से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उससे क्या एक धन आयन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 10 हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 12 ही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, मतलब 23 माइनस 11 तो बराबर कितना 12 हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा बद्ध आवेश क्या होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आप अच्छे से समझ लिए होंगे, आपको बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं, इसमें टॉपिक है क्या है, हाँ सबसे पहले वैद्युत धारिता की अभिधारणा, ठीक है। आप कहेंगे किसके घर से हो, तो आपको मालूम होगा किसके घर से, किसी के घर से हो, हमें नहीं मतलब, यानी यादव हो, दूध बेचते हो या आप कोई काम करते हो, उससे हमें नहीं मापा, ठीक। हम क्या कहा कि आपसे एक कहा कि ये क्या एक बर्तन है, ठीक, बर्तन है, बर्तन का मतलब आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे, बर्तन का मतलब जैसे बाल्टी रख लो, कुछ ले लो, इसमें पानी भरो, तो ये पानी भरा जाए, तो ये पानी अगर हमने भर दिया तो ये पानी भरने पर क्या होगा पूरा पूरा। अब हम कहें ये बर्तन था 10 लीटर पानी का, ठीक है, तो क्या इसमें 12 लीटर पानी भर सकते हो, कहोगे भर लोगे, नहीं पानी नहीं भर सकते, क्योंकि 10 लीटर है तो एक बार, और एक आपने सुना होगा बहुत अच्छी कहावत है, जो कभी क्या होते हैं बहुत ज़्यादा कंजूस, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि पेंदी कहेंगे कि आपको 10 लीटर पानी दे रहे हैं, तो उसमें आप एक्स्ट्रा, यानी आप गए लेने दूध लेने, तो कंजूस एक कंजूस था वो गया दूध लेने, उसको 10 लीटर का बर्तन लेकर गया, तो वो 10 लीटर दूध लेना था। जब वो 10 लीटर दूध लिया, इसके बाद उन्होंने कहा बहुत खुश होकर, एक दूसरा दूध देने वाला था वो बहुत खुश होकर ये कहा कि आपको 1 लीटर और दूध दे देते हैं, लेकिन उसके पास कितना था 10 ही लीटर का था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम ले लेंगे, तो उनको बर्तन को पलट करके फिर ले लिया, जबकि बर्तन क्या था उल्टा था, यानी उल्टा का मतलब ये खुला था, तो दूध सब गिर गया, 1 लीटर दूध लेकर चला है। तो लालच बुरी क्या होती बला होती है। तो हमारे पास क्या था इसमें पानी, पानी को डाला तो ये पानी को 10 लीटर क्या कर समाहित कर सकता है। दूसरा, अगर हमने एक बर्तन ऐसे कोई पात्र ले लिया, इसमें कितना कर दिया 20 लीटर पानी भर सकते हैं कि नहीं। अगर हम दूध भरें या पानी भरें तो ये कितना हो जाए 20 लीटर अगर आपने पानी भर दिया, तो ये क्या है पानी संग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं,
यानी किसी भी जो पात्र है वो पानी संग्रहण कर रहा है, संग्रहण कर रहा है कि नहीं। हम कहें इसमें 20 लीटर के स्थान पे आप 21 लीटर या 20.20 लीटर पानी आप डाल सकते हो। कहोगे नहीं, क्योंकि ये जो पानी है वो पूर्ण रूप से इस टब को भर लिया है। जब इस टब को पूर्ण रूप से भर लिया है तो आप कहीं आप नहीं कुछ कर सकते हो कि कहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये क्या था हमारा किसी भी संग्रहण करने का। तो धारिता उसी से संबंधित होता है, लेकिन हमें वैद्युत में पढ़ना है। ये तो हमने आपको बताया दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में बताया कोई पात्र हो चाहे जैसा हो, अगर वो 10 लीटर है तो आप इसमें 10 ही लीटर पानी भर सकते हो। इसमें 12 लीटर है या 20 लीटर तो 20 ही लीटर भर सकते हो। अगर एक छोटा सा बर्तन ले लें, इसमें कितना 2 लीटर दूध आता हो तो आप 2 लीटर दूध ही भर सकते हो। क्या उससे ज्यादा भर सकते हो? तो नहीं भर सकते। तो ये इसकी क्या है? संग्रहण करने की क्षमता है। संग्रहण, संग्रहण क्षमता है। संग्रहण क्षमता का मतलब वो कितना दूध इसमें, या इसी की बात किया जाए तो ये क्या है? संग्रहण क्षमता है। क्षमता का मतलब वो उसको संग्रहित कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती कि उससे ज्यादा कर सकती है। अब आइए हम अपने लेसन में पढ़ते हैं कि वैद्युत धारिता की अवधारणा क्या होती। अब हमें वैद्युत कलेक्ट करना है, ऐसा तो नहीं दूध पानी हमें एकत्र करना है या तेल एकत्रित करना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? पानी को एकत्रित करना है, इसमें आवेश को एकत्रित करना है। यानी वैद्युत है तो वैद्युत आवेशों से ही तो पढ़ा जाता है कि पानी से पढ़ते हैं, पानी से नहीं पढ़ते हैं। लाइट पंखा सब वैद्युत में आता है तो वो वैद्युत से पढ़ते हैं, लेकिन हम पानी से पढ़ते हैं। तो हम अपने कैसे लेसन को इसमें इन्वॉल्व कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम इसको रफ करते, आप समझ चुके होंगे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अब अपने चैप्टर को समझते हैं, क्योंकि हमने समझा दिया। अब वैद्युत यानी वैद्युत धारिता की अभिधारणा क्या होती है ये आपको समझना है। तो देखो वैद्युत धारिता क्या कलेक्ट करेगा? किसी चालक, अब चालक तो आप जान ही चुके हो, किसी चालक के आवेश, आवेश संग्रहण, संग्रहण करने की क्षमता, करने की क्षमता, संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की, उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। धारिता शब्द आप पहुंचते हैं तो धारिता का मतलब हो कोई आयतन यानी जल पानी, तो वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता कहते हैं। समझ चुके होंगे आप कि किसे कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई प्लेट ले लो, अब प्लेट पर क्या शब्द का आवेश ही, क्योंकि स्थिर वैद्युत है। आप इसको किसी चालक से आवेश देते चले गए, ये प्लस आवेश तो ये क्या हो इस पे एकत्रित होता हुआ चला गया, तो इसकी क्या हो एक क्षमता होगी कि नहीं। अगर ये प्लस आप आवेश देते चले जाओ, चाहे जितना आवेश दे दोगे वो तो नहीं आएगा ना। तो यही कहा गया कि कोई प्लेट था उस पे क्या कर दें, आवेश को देते हुए चले जाए। तो जब आवेश को देते हुए चले जाओगे तो आवेश करने की क्या है, संग्रहण करने की क्षमता है। इसी आवेश संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। अब आपको समझ में आ चुका, क्योंकि हम यहाँ पर आवेश को ही इकट्ठा करेंगे, ना कि जल या तेल को या दूध को, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो वैद्युत में पढ़ रहे हैं तो वैद्युत जो होता है आवेश को ही संग्रहित करेगा। तो यही कहा गया किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। यानी उस चालक की जो धारिता होगी वो जितने ज्यादा से ज्यादा आवेश को कलेक्ट कर पाएगा वो उसकी क्या होती है, संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। तो आप धारिता अच्छे से समझ चुके होंगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रही होगी कि यहाँ पर कोई इसमें प्रॉब्लम रही होगी, इतना समझ चुके हैं। बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं एक्सप्लेन किया। अभी आगे इसके बाद और है वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा कैसे बनाएं उसको सोचते हैं। तो कैसे, तो आपको जैसे ये बनाया गया इनमें तो सेम ये, आइए वैद्युत धारिता की परिभाषा पढ़ लेते हैं। मात्रक जो होगा वो भी अगले दिन पढ़ेंगे। ये क्या था, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या होगी वो समझते हैं।
तो अगर हमने कहा यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, अगर हम विभव में वृद्धि निकालें तो विभव में वृद्धि B वोल्ट हो, वोल्ट है, तो अगर किसी चालक को Q कूलम आवेश दिया जाए उसके विभव में वृद्धि B हो जाए, तो जब हम आवेश Q देंगे तो ये क्या होगा, वृद्धि B हो जाए। तो याद रखना किसी चालक को जब विभव देंगे, वो आवेश देंगे, तभी उसमें क्या हो, विभव होगा, अन्यथा विभव शून्य होगा, क्योंकि B बराबर पढ़े तो 1/4πε0 Q/R। तो विभव कब होगा, विभव देने पर उसके चालक में क्या हो, यहां पर तो Q अनुक्रमानुपाती B हो जाएगा। अगर हम इसमें अनुक्रमानुपाती निशान है इसको हटाइए तो आप क्या लिख सकते हो, Q बराबर CB। अब C क्यों लिखा, यानी ये क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, जहां C एक क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता। तो हम देखो C बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो C क्या था, नियतांक था। अब C की वैल्यू निकालें तो C बराबर क्या होगा, ये B बटे में आएगा, तो आप लिख सकते हो Q/B। ये निकल के आ चुका। अब आप C की परिभाषा बनाओ, क्योंकि हमें हेडिंग जो हमने कहा था ये क्या है, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो वैद्युत धारिता क्या है, C है, तो हम C की परिभाषा यानी वैद्युत धारिता की परिभाषा बनाते हैं। तो क्या बनेगा, यानी हम ऐसे लिख देते हैं केवल परिभाषा। अगर परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा बनाइए, हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ ही चुका है कि आवेश संग्रहण करने की क्षमता क्या होती, किसी चालक की वैद्युत धारिता। अब हमें इसकी परिभाषा पढ़ना है। हमने अभी पीछे कहा था कि किसी चालक को Q कूलम आवेश यानी Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि B वोल्ट हो जाए, ये तो कहा गया था, B वोल्ट हो जाए तो C Q अनुक्रमानुपाती V हो जाएगा। अगर अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे C आएगा। तो आप देखो सेम ये परिभाषा निकल के आ रही, यदि किसी चालक को Q कूलम, या ऐसे लिख दो Q, ऐसे लिख दो Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि, विभव में वृद्धि B के अनुपात, क्या अनुपात, देखो अनुपात में है कि नहीं, Q/C, यानी किसी चालक को Q कूलम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब आपसे पूछें कि यह क्या है, कैसी राशि है, तो याद कर लेना यह एक क्या है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। बस यहीं तक आप पढ़ लीजिए, आगे जो होगा वो नेक्स्ट डे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यहां तक ले लीजिए ये, और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लिए। आपको ये अच्छे समझ में आ चुका, धारिता क्या होती है, कैसे होती है, चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, सब अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।